नमस्कार। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक्चुअली ना जिन्होंने मेरा कल का वीडियो देखा है उनको पता है कि कपड़े सेम है, तो वीडियो भी मैंने सेम ही दिन बनाया है। तो हाँ, इस वीडियो को बनाने के थोड़ी देर पहले ही मैंने वो वीडियो बनाया है। बट एनीवेज, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हाई मार्जिन बिजनेसेस से आपको सिर्फ उसके पीछे नहीं जाना है कि हाई मार्जिन है तो बिजनेस अच्छा है। आरओसी या आरओई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे पे कितना पैसा बन रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको आज बताने वाला हूं वो जो बिल्कुल कल के अगेंस्ट होने वाला है। मैं खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला हूं कि कैसे आरओसी या आरओई देखना भी बहुत रिस्की हो सकता है। आपको सिर्फ वो देख के वैसे बिजनेसेस के पीछे नहीं भागना है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन कल के वीडियो में जो कल आएगा उसमें ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और इन्वेस्टिंग की अच्छी बात ये है कि यहाँ कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है। तो मेरी इस सीरीज का मकसद है कि कंटेक्चुअली सिचुएशन के हिसाब से आप सही रेशो को सही जगह बैठा सकें, सही कंपनी में सही रेशो लगा सकें अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे रिटर्न ऑन कैपिटल या रिटर्न ऑन इक्विटी अगर ज्यादा है तो जरूरी नहीं है कि वो भी अच्छी बात हो, उससे भी कैसे हमें धोखा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं फिनोलॉजी। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अब मैं आपको टिकर पे लेके जाऊंगा और कुछ स्क्रीन शेयरिंग के साथ फॉर्मूलाज और कुछ रेशियोज डिस्कस करूंगा, लेकिन वो आपको शुरू में थोड़े टेक्निकल लगेंगे तो घबराइएगा मत। मैं इस वीडियो के अंत तक वादा करता हूं कि बहुत आसान भाषा में आपको सारे कंसेप्ट समझा दूंगा और इस वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो पेशेंस मत खोइएगा, आज आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीख के ही जाएंगे इस वीडियो से। तो अब हम आ गए हैं ticker.finology.in पे और अब यहाँ पे कुछ ऐसी कंपनीज फिल्टर करते हैं जिनका आरओसी और आरओई बहुत अच्छा है। बाय द वे, अगर आप आरओसी और आरओई के बारे में डिटेल में डेफिनेशन वाइज इनको जानना चाहते हैं कि ये क्या है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा जो मैंने पिछले साल बनाया था। हालांकि मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंत तक भी आपको ये क्लियर हो जाएगा और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहले कुछ हाई आरओसी हाई आरओई कंपनीज को फिल्टर करते हैं। तो आपको बस टिकर के स्क्रीनर पे जाना है और यहाँ पे अब हम कुछ ऐसी कंपनीज देखते हैं जिनका पिछले एक साल में आरओसी जो है वो 30% से ज्यादा है। इसके साथ ही उनका आरओई भी पिछले एक साल में 30% से ज्यादा हो। ऐसे चलिए देखते हैं कि एक्चुअली में टोटल ऐसी कितनी कंपनीज हैं। मुझे उम्मीद है कि ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए, चलिए देखते हैं। तो 111 कंपनीज हैं ऐसी। अब इसमें से मैं आपको आज दिखाता हूं एक ऐसी कंपनी जिससे जो मैं समझाने जा रहा हूं वो एकदम परफेक्टली फिट बैठेगा, कैस्ट्रॉल। इस कंपनी को हम सब जानते हैं, बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी रही है। कई सालों तक जो भी बाइक चलाने में एंथुजियास्टिक हैं वो कैस्ट्रॉल के इंजन ऑयल्स डलवाते थे। अब मैंने इस कंपनी का एग्जाम्पल क्यों लिया है, सबसे पहले इसके हाईलाइटेड रेशियोज की तरफ चलते हैं और अब देखते हैं कि इसका आरओई हमेशा अच्छा रहा है, हालांकि हर साल कम हुआ है। जैसे अगर मैं देखूं 2016 में 86 था, जो अब गिरते गिरते 40 से भी नीचे आ गया है। आरओई देखूं तो 133 के आसपास था, ये भी कम हुआ है, लेकिन अभी भी अच्छा है। तो मैं इस कंपनी को अगर आरओई या आरओसी के बेसिस पे देखूंगा तो ये अच्छा माना जाएगा। और यही हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आरओई या क्या लेवल का आरओसी को अच्छा माना जाता है। तो बेसिकली ये फिगर हमको ये बताती है कि आपके पैसे पे कंपनी कितना और पैसा बना रही है हर साल। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक साल में कोई कंपनी 20% का रिटर्न लाके दे रही है पैसे पे तो वो अच्छा है। तो मेरे लिए आरओई 20% के ऊपर हो तो वो अच्छा है। इस कंपनी का तो उससे डबल है, तो बहुत अच्छा है। कितना पैसे पे पैसा बन रहा है आरओई वो समझाता है। मैं अभी बहुत आसान एग्जाम्पल से आपको इसको समझाऊंगा, लेकिन मैं आज जो आपको समझाने जा रहा हूं उसका मकसद ये है कि अगर आपने हाई आरओई कंपनी देख के सिलेक्ट किया या हाई आरओसी कंपनी और साथ में आपने ये नहीं देखा कि कंपनी में ग्रोथ कैसी है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इस कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। आरओई आरओसी तो बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रोथ देखिए। 2016 में इस कंपनी ने 670 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। 2020 में आते आते ये उससे कम हो गया। सेल्स को देख लीजिए, सेल्स भी कम हो गई और ये मार्च 2020 तक का डेटा है, यानी इसमें कोविड का इंपैक्ट नहीं है। तो पिछले 5 साल में ये कंपनी में ग्रोथ नहीं आई। क्यों नहीं आई और इसका फ्यूचर को लेके और क्या प्रॉब्लम है? जैसे जैसे ईवीज आएंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इंजन ऑयल्स का कंजम्पशन कम होगा। ये बहुत बड़ा कंसर्न है इस कंपनी के अराउंड।
आरओई आरओसी बहुत अच्छा है, ग्रोथ नहीं है। चलिए ये भी आपको सिंपल लगेगा कि ये तो हम देखेंगे कि प्रॉफिट ग्रोथ है कि नहीं, सेल्स ग्रोथ है कि नहीं। उसके अलावा आपको एक और चीज का ध्यान देना है, आरओई क्यों अच्छा है। आरओई इसलिए भी अच्छा है कि ये कंपनी लगभग 4% का डिविडेंड देती है, यानी 144 रुपीज अगर इसका शेयर प्राइस है तो ये 5.5-6 रुपए तो डिविडेंड देती है। अब इससे क्या आरओई आरओसी पे फर्क होगा, मैं ये क्यों बता रहा हूं, चलिए ये भी आपको समझाता हूं। जब भी कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो वो डिविडेंड कहां से निकलता है, वो डिविडेंड बैलेंस शीट में रिजर्व्स से निकलता है। तो बेसिकली अगर बार बार कंपनी बहुत सारे डिविडेंड्स देगी तो कंपनी के रिजर्व्स कम होंगे। रिजर्व्स किसका पार्ट है, इक्विटी का पार्ट है। यानी अगर कंपनी बार बार डिविडेंड देगी तो कंपनी की इक्विटी कम होगी। अब अगर इक्विटी कम होगी तो रिटर्न ऑन कैपिटल बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इक्विटी जो है वो डिनोमिनेटर है और प्रॉफिट जो है वो न्यूमरेटर है। तो अगर प्रॉफिट है 100 करोड़ और इक्विटी है 200 करोड़ तो रिटर्न ऑन इक्विटी हुआ 50%। लेकिन अगर मैं 200 करोड़ में से 100 करोड़ डिविडेंड बांट दूं तो मेरा इक्विटी भी हो जाएगा 100 करोड़, प्रॉफिट भी है 100 करोड़ और रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया 100%। तो अब जबकि मैंने आपको फिगर्स दिखा दिए, अब मैं वापस अपना नॉट सो अच्छा सा चेहरा आपको दिखाता हूं और हम एक इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करते हैं। और अब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा था और आरओसी के कंसेप्ट को भी हम साइड बाय साइड समझ लेंगे। देखिए, सिर्फ अच्छा आरओसी होना काफी नहीं है, क्योंकि आरओसी आपको यह बताता है कि पैसे पे कितना पैसा बना। यानी अगर मैंने आपको 100 रुपए दिए तो एक साल में उस 100 रुपए को आपने कितना बना दिया, ये आरओसी बताता है। लेकिन कई बिजनेसेस क्या होते हैं पता है, जो 100 रुपए को तो 200 कर सकते हैं, मतलब थोड़े पैसे को डबल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं उस बिजनेस को 2 लाख रुपए दे दूं ना तो वो उसे 4 लाख नहीं कर सकते। यानी ये छोटे पैसे का तो अच्छा यूज कर सकते हैं, ज्यादा पैसे को तेजी से बढ़ा नहीं सकते। थोड़ा कंफ्यूज हुए, चलिए एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लैंड है जहां आपने अपना घर बनाया और वो मेन रोड में है तो थोड़ी सी जगह बची थी। अब वहां आपने एक छोटी सी शॉप जैसा बना दिया जो आप किसी बैंक को एटीएम के रूप में रेंट पे दे देंगे। अब एक 10 बाय 10 का कमरा आपको बनाना है तो 1,00,000-1,50,000 रुपए में वो बन गया। यानी आपका कैपिटल लगा 1,00,000-1,50,000 मान लेते हैं। अब 5 साल तक तो क्योंकि नई नई बनी है तो उसमें आपको ज्यादा मेंटेनेंस नहीं देना। यानी पर ईयर कॉस्ट अगर मैं मानूं तो 30,000 आई, क्योंकि वो 5 साल चलने वाली है तो 30,000 आई। अब आपको उस पर रेंट मिल रहा है महीने का 50,000, यानी साल भर में आपको 6 लाख रुपए रेंट मिलेगा। हाँ, हर महीने क्योंकि बिजली है और कुछ और खर्चे हो सकते हैं तो मान लेते हैं कि 20,000 रुपए आपके खर्च हो जाएंगे उसको मेंटेन करने के चक्कर में। 50,000 आपको रेंट मिल रहा है, 20,000 आपका खर्च हो रहा है, यानी हर महीने 30,000 आपको पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है जो आपका प्रॉफिट है। 20,000 हर महीने का खर्चा था, साल का खर्चा हुआ 2,40,000, 2,40,000। इसके अलावा मैंने एक चीज और कही थी कि आपको ये मानना है कि 5 साल ये दुकान चलेगी बिना मेंटेनेंस के, 1.5 लाख में बनी थी। यानी पर ईयर आपको बनाने का खर्चा आया था 30,000। तो 2,40,000 जो आपका बिजली बिल वगैरह आएगा वो, और 30,000, 2,70,000 आपका ईयरली खर्चा है उस एटीएम के पीछे। और आपको रेंट कितना मिल रहा है, रेंट आपको मिल रहा है 50,000 पर मंथ, यानी साल के 6 लाख रुपीस। यानी 2,70,000 पे आप साल भर में 6 लाख रुपीस कमा रहे हैं, डबल से भी ज्यादा, मोर देन 100%। ये हो गया आपका रिटर्न ऑन कैपिटल। किस कैपिटल पे आपको कितना रिटर्न मिला। अब जरा ये सोचिए कि सिर्फ आप इतना देख के, अगर मान लीजिए यही एटीएम वाली दुकान आपकी दुकान है और आप शेयर मार्केट में इस एटीएम का आईपीओ ले आते हो और बोलते हो कि देखो 100% से ज्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल है तो आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करो। एज अ शेयर होल्डर क्या मैं इस बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा? नहीं, क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि ठीक है 1.5 लाख में इनके पास जमीन थी तो 1.5 लाख में इन्होंने एक एटीएम बना लिया, उससे ये लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ये बिजनेस स्केलेबल नहीं है। 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए से ये बिजनेस ये नहीं कर सकता। ये तो इनके पास घर में फ्री का लैंड था तो वाइबल है। अगर ये लैंड खरीदना पड़ जाता तो वो लैंड कॉस्ट के बाद इनका रिटर्न ऑन कैपिटल कम हो जाता, क्योंकि लैंड के लिए भी तो पैसे देने पड़ते। अभी तो हमने वो फ्री मान लिया। तो इस कारण सिर्फ अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल देख के आप कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते।
वो रिटर्न ऑन कैपिटल किस स्केल पे आ रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। जैसे कैस्ट्रॉल के केस में रिटर्न ऑन कैपिटल क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर उसका बहुत लीन है, कंपनी में डेट नहीं है, कंपनी अपने कैपिटल से डिविडेंड बांट बांट के अपने कैपिटल को कम रखती है। तो कम कैपिटल पे जब थोड़ा भी पैसा बनता है तो वो ज्यादा लगता है। लेकिन हजारों करोड़ रुपए पे क्या कैस्ट्रॉल ऐसा कर सकती है? शायद ऐसा नहीं, और इस कारण ही उसके शेयर प्राइस ने ओवर द इयर्स परफॉर्म नहीं किया है। तो कल हमने जाना था कैसे हाई नेट प्रॉफिट मार्जिन काफी नहीं है, आज हमने जाना कैसे सिर्फ हाई रिटर्न ऑन इक्विटी और हाई रिटर्न ऑन कैपिटल भी काफी नहीं है। अब कल का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल मैं बताऊंगा कि तो फिर आखिर देखना क्या है अगर ये दोनों नहीं देखना तो। और अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, इसी तरह आप इन डेप्थ सब कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे 1 साल के इन्वेस्टिंग कोर्स एकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग को, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप फ्री में हर महीने कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री टिकटॉक्स ऐप को, जो है एक फोर्टनाइटली फ्री मैगजीन। गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर दोनों में ही अवेलेबल है। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।